जी, तो रिजवान के मेहमान की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक सवाल हमेशा से मेरे दिमाग में खटकता था कि जब भी पाकिस्तानी कौम के सामने कोई अकल की बात की जाए, तो जवाब एक ही मिलता था कि एडा तू फिलोसफर ना बन। यानी उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए लोग ये कहते हैं कि इतने आप फिलोसफर मत बनो। तो मुझे ये तजस्सुस हुआ करता था कि यार फिलोसफर कोई कैसी मखलूक होती है, आया वो हम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। तो मैंने बड़ी सोचो विचार के बाद और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से डॉक्टर मोहम्मद जवाद साहब से रब्ता किया। आप एक अकम्पलिश्ड फिलोसोफर हैं और फलसफा पढ़ाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में। तो आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फलसफा होता क्या है बुनियादी तौर पे, व्हाट इज फिलोसफी? हाँ, रिजवान साहब, इस तरह है कि फ़लसफ़े की बहुत सी तारीफ़ात सर। हैं। देयर आर न्यूमरस डेफिनेशंस ऑफ फ़िलॉसफ़ी। उसकी वजह ये है कि एक सब्जेक्ट को और एक बहुत बड़े सब्जेक्ट को, अज़ीम सब्जेक्ट को आप जिस नज़र से देखते हैं, तो उसके हिसाब से डिफ़ाइन करते हैं। तो मगर बल्कि चले अच्छा, प्रोग्राम के शुरू में ही एक इंटरेस्टिंग बात क्यों ना करें। फिलोसफी डेफिनेशन पर भी बहुत कर चुकी है कि असल में डेफिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, और ये बहुत कीमती बात है, क्योंकि ये किसने शुरू किया तारीखी तौर पर? डिफाइनिंग थिंग्स प्रॉपरली, एरिस्टोटल ने। ये मालूम ही होगा। उसने उसने काफ़ी दिलचस्पी ली कि बायोलॉजी को डिफाइन करें, बॉटनी को करें, जोलॉजी को करें, कॉमेडी को करें, ट्रेजिडी को करें। ये हम सबको मालूम है। पोलिटिकल साइंस की उसने एक जगह ये भी कहा कि मैन इज ए पोलिटिकल एनिमल। ठीक है। तो और ये उसने कहाँ से लिया था? ये दादा उस्ताद जो सोक्रेटिस, वो जो करते थे कि कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन का बहुत करीबी ताल्लुक है डिफाइनिंग थिंग्स से। यानी आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जब उसको आप लफ्ज़ों में बयान करेंगे तो वो डेफिनेशन होगी। इसको ज़रा आसान करते हैं। डिफाइनिंग थिंग्स का ये होता है कि अगर एक फिनोमिनन में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो डिफाइन करने वाले के ख्याल में कुछ होंगी बुनियादी, कुछ सानवी। तो वो क्या करेगा कि बुनियादी ले लेगा और जिसको वो सानवी समझे उसको छोड़ देगा। तो ये उस मजहर की एक डेफिनेशन बनेगी। आप अपनी जगह से देखिए, आप दूसरी डेफिनेशन बना सकते हैं। सर। इसकी भी एक मिसाल लेते हैं। देखिए कि अगर प्लेटो ने कहा कि मैन इज ए रैशनल एनिमल, तो असल उसने क्या किया कि दो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली इंसान की, रैशनैलिटी एंड एनिमैलिटी। तो बाकियों को उसने, सारे लोग मुत्तफिक नहीं है इस डेफिनेशन पे, मगर बहरहाल उसने कहा कि ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो बुनियादी हैं और बाकियों को डेफिनेशन में छोड़ा जा सकता है। अरिस्टोटल ने कहा कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, तो ये उसका अपना टेम्परामेंट था। आप प्लेटो और अरिस्टोटल के बारे में कहा जाता है ना कि आदमी या प्लेटोनिक होता है या अरिस्टोटेलियन, वो बात सही है। उस्ताद शागिर्द होने के बावजूद टेम्परामेंटल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। सर। तो अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आपने मुझसे कहा कि फ़लसफ़ा आखिर है क्या? तो मैंने ये कहा कि फ़लसफ़ा एक ऐसी चीज़ है, मैं तो उससे बहुत मुतासिर हूँ, उसकी अज़मत है कि जिन चीज़ों को आम पढ़ा लिखा प्रीसपोज़ करता है, ये उसकी प्रीसपोज़िशन को कई दफ़ा उखाड़ना शुरू कर देते हैं कि आपकी बेसिक अज़म्पशन या आपका बेसिक कंजक्चर उस्तवार किस पे है। जी। आई होप कि हमारी ऑडियंस को समझ आई होगी कि फलसफा होता क्या है। लेकिन सर इसी के अच्छा, साथ। अगर सर। इसमें एक मिनट, सॉरी। सर। और अगर ये है कि अगर फर्ज करें कि अगर ये एहसास है कि ये मेरी फलसफे को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो मैं ज़रा आम आदमी की सतह पर भी बात कर सकता हूँ। वो ये है कि जहाँ बाकी तमाम अलूम फ़नून ज़िंदगी को अपने एक ख़ास पोर्शन में देखते हैं ना, वो तय कर लेते हैं। जितनी मर्जी डेफिनेशन हो साइकोलॉजी की, आप देखिए कि ह्यूमन बिहेवियर के इर्द गिर्द घूमेगी। हम्म। ये पक्की बात है। जोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसमें वो करेगा, बॉटनी ये परिंदों और पौधों से ही मुतल्लिक होगी, उसकी जैली शाखें जितनी भी हो। फिजिक्स मैटर एंड एनर्जी की बात करेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। पहले सिर्फ मैटर था, ग्रेट आइंस्टाइन के बाद अब उसकी डेफिनेशन बदली है, इट इज ऑल अबाउट मैटर एंड एनर्जी। ये फलसफा एक वाहिद सब्जेक्ट है, इट इज द ओनली मैन मेड सब्जेक्ट
which tries to take life as a whole, ये जिंदगी को अपनी कुल्लियत में देखता है, इसीलिए ये कोई भी ऐसी चीज छोड़ता नहीं है, वो चीजें भी ऑप्ट कर लेता है जो रिलीजन के दायरे में आती हैं, और वो भी ऑप्ट कर लेता है जो साइंस के। इसीलिए बर्ट्रैंड रसल ने कहा कि इट इज अ नो मैन्स लैंड बिटवीन द रीजन ऑफ साइंस एंड रिलीजन। तो इससे आसान शायद नहीं हो सकता। सर बिल्कुल, आई होप समझ आ गई होगी हमारे ऑडियंस को। जी लेकिन इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और सवाल आता है कि आखिर फलसफे की जरूरत ही क्या पड़ती है? जिस तरह बाकी साइंसेज हैं, बाकी उलूम हैं, हाँ इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, जूलॉजी आपने खुद ही कहा, इसका तो कुछ ना कुछ हमें फायदा प्रैक्टिकली नजर आता है कि हैवानों की सेहत के लिए वो काम करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, वगैरह वगैरह। या तो आया पौधों की ये फलसफे, सब। सर बिल्कुल, तो फलसफे का क्या मकसद है? मतलब प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल क्या है, या इससे हाँ फायदा क्या होता है? हाँ हाँ, अगर आपको तो मैं मेरा नहीं ख्याल, मगर अब जो जो हमारे पॉडकास्ट सुनेंगे, ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स जिनका डायरेक्ट फ़लसफ़े से ताल्लुक़ नहीं है, अब मेरी बात से थोड़ा सा वो झटका खा जाएंगे। ये जितने अलूम व फ़नून का मैंने आपने ज़िक्र किया है, ये फ़लसफ़े की मदद के बगैर एक कदम नहीं चल सकते, चल ही नहीं सकते। ये प्रॉब्लम है। इसकी भी एक मिसाल ले लें, ताकि अभी हमने कहा कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मैटर एंड एनर्जी। इसमें तो कोई भी कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो नहीं है ना, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। मगर रुक जाए, फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, एक मेजर कॉन्सेप्ट है, मेजर अजम्पशन है, मेजर कंजक्चर है, और एक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, सर और तीसरा बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, और तीनों फलसफे नहीं देते ने। बिल्कुल सर, ये ऐसे उसने खुद प्रोड्यूस कहाँ किए? हम्म यानी फिजिक्स के बुनियादी अजम्पशन, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, ये फलसफे से गए हैं। अच्छा, ये जो अभी डेफिनेशन की बात कर रहे थे, सोशल साइंस के रिजवान साहब बुनियादी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सोसाइटी, अच्छा, सोसाइटी को दो तरह से देख सकते हैं ना, सोशियोलॉजी में भी देखते हैं और पॉलिटिकल साइंस में भी। इसके दरमियान डिफरेंस, इसके सर दरमियान डिफरेंस। अच्छा, हिस्ट्री, फिलोसॉफिकल हिस्ट्री के बगैर हिस्ट्री करके दिखाएं। यानी वो फिलोसॉफिकल हिस्ट्री ये है कि द फिनोमिनन ऑफ हिस्ट्री जो है, उस पे देखें कि हिस्ट्री है किस किस्म का, क्योंकि ये एक लिहाज से सब सब्जेक्ट से फर्क बात है। हिस्ट्री शुरू उस वक्त होती है जब कॉरेस्पॉन्डिंग रियलिटी खत्म हो जाती है। सर बिल्कुल। ठीक है ना जी। सर अच्छा, तो फिर क्या ये अपना पुराने कोई वाकया दोहराने का नाम है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे हो तो ये कहीं रुक जाए तो फिर ये प्रोग्रेस ना कर सके। तो ये इसमें इसकी मिसाल दे रहा। तो नेचुरल साइंस हो, चाहे अब अभी एक शोबा बल्कि ज़रूरी है टच करना, नेचुरल साइंस हो या सोशल साइंस हो। अब तीसरे बड़े एरिया की तरफ आते हैं, आर्ट्स, फ़नून सर लतीफ़ा। तो आप शायरों को देखें, जितना बड़ा शायर होता है वो बहुत फिलोसॉफिकल भी होता है। ये क्यों होता है कि जब आप जिंदगी को भी इन डेप्थ देखें, इसकी बहुत बड़ी मिसाल, मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता जवाब को, गालिब का शेर देखें कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। अरे ये सिर्फ शायरी है, वो बीइंग एंड नथिंगनेस का पूरा फलसफा है। सर बिल्कुल। ना ना होता मैं तो हल्के फुल्के जो शायर हैं, वो भी उनकी अपनी अहमियत है। फिल्मी शायर या नौजवानों के लिए लिखने वाले और महज रोमांटिक, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। ये दुनिया के जो बेहतरीन नावल निगार और शायर और ड्रामा निगार, ये भी बहुत फिलोसॉफिकल होते हैं। दस्तयेव्स्की को देखें, सर बिल्कुल। चेखोव को देखें, गोरकी को देखें, बर्नार्ड शॉ को देखें। बिल्कुल। तो एक मुझे और याद आ रहा है, हमारे यास यगाना जो है, यास यगाना चंगेजी, उर्दू के शायर हैं, और फलसफियाना दिमाग उनका कैसा है। कहते हैं कि इल्म क्या, इल्म की हकीकत क्या, जैसी जिसके गुमान में आई। ये एपिस्टेमोलॉजी में शेयर कहती है। बिल्कुल बिल्कुल। एपिस्टेमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी व्हिच बेसिकली डील्स विद नॉलेज।
तो उसने अपने गौर फिक्र से कहना, मैं ये चाह रहा हूँ कि फ़लसफ़े की इसलिए ज़रूरत है पाकिस्तान को बिलख़ुसूस, क्योंकि सोचना नहीं आता, इख्तिलाफ़ राय डायलॉग नहीं आता, घरों से ही एक अनफॉर्चुनेटली डिक्टेटरशिप शुरू होती है और फिर वो सियासी पार्टियों तक जाती है और पूरे मुल्क में अजीब वो है। बहुत सारी चीज़ों को हम दुरुस्त समझते हैं, हम लॉजिक से बता नहीं समझते वो दुरुस्त क्यों है। बहुत सारी चीज़ों को गलत समझे हैं, उसकी बाकायदा लॉजिक नहीं दे पाते कि वो गलत किस तरह है। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है और अलूम फ़नून आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि उनकी जो बुनियादें हैं वो फ़लसफ़ा प्रोवाइड करता है। फ़लसफ़े में पेविस्त हैं। अगला सवाल मेरा पाकिस्तानी फ़लसफ़े के हवाले से है। आया पाकिस्तान में कोई फ़लसफ़ा एग्ज़िस्ट करता है? और अगर वो करता है तो वो क्या है? एक तो ज़ाहिर है इंटेलिजेंशिया या जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है उसका फ़लसफ़ा होगा और एक कोई आम आदमी का भी फ़लसफ़ा होगा। तो सर इसके ऊपर अगर थोड़ी-सी आप बात करें। हाँ, रिज़वान साहब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पाकिस्तान में फ़लसफ़े की कोई बाकायदा मज़बूत रवायत बन ही नहीं सकी। ये पहले एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हुँ, अब वो जो खलासा होता है ना, तो उसको कुछ चीज़ उस खला को पाटती है ना फिर कुछ चीज़ें। सर ये बिल्कुल। तो है ना एक उसका। अब जो बचा-कुचा है, कुछ तो फ़लसफ़ा वो है कि जो स्कूलों की सतह पे तो आपको पता है पढ़ाया ही नहीं जाता, जबकि होना चाहिए। कुछ तो फ़लसफ़ा है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, दरसी, एकेडमिक। उसका एक प्रॉब्लम ये है कि अगर टीचर भी बहुत ज़िम्मेदारी से ना पढ़ाए, तो उसका मतलब होता है कि बस कोर्स खत्म हो जाए, पेपर हो जाए, जान छूटे। और रिसर्च वगैरह में भी स्टूडेंट का बड़ा लालच होता है कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, यानी एक रूटीन की डिग्री के लालच में वो चीज़ें की होती हैं और कोर्स रटाने तक। और जो एकेडमिक रिसर्च है आपने देखा वो कॉमे फुल स्टॉप कितने ज़्यादा करने पड़ते हैं हमें। कभी-कभी तो लगता है कि आधे से ज़्यादा काम तो सारा क्लैरिकल है। बिल्कुल कॉमे सही, इधर तो एकदम फुल सही। स्टॉप और वो मुकता ही नहीं और एक दिल से आवाज़ आ रही होती है कि ये क्या बेकार चीज़ है, मगर वो नहीं करेंगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। हुँ, इसकी अपनी लिमिटेशंस है। आम आदमी का फ़लसफ़ा तो बिल्कुल होता है, मगर उसको भी ज़बान देता है उसका पढ़ा-लिखा अ, शहरी, उसका पढ़ा-लिखा यानी मूल का बाशिंदा, वो वो उसको अवेलेबल नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर मैं जल्दी से बता दूँ कि मैंने एयरपोर्ट जाना था, मैंने पहले भी किसी पॉडकास्ट में बताया, मैंने एयरपोर्ट जाना था और मैं एक रिक्शे पे बैठ गया, तो आगे चल के मैंने देखा तो उसकी आँखें बंद है और वो चला ही जा रहा है। तो ये बड़ी डेंजरस बात थी। मैंने रिक्शा रुकवाया और मैंने उसको कहा कि मैंने एयरपोर्ट जाना है, ऊपर तो नहीं जाना। हुँ, और तुम ये खुदकुश हमला बड़ा हँसा इस पे, खुदकुश हमले पे। मैंने कहा खुदकुश हमला मेरे साथ ही करना है तुमने। अब उसने एक फ़िक्रा कहा है, उसने कहा है कि बाऊ जी इन्ना काम कौन कर सकता है, औलाद दी मोहब्बत है जड़ी उड़ाई जा रही है। हुँ, ओह माय गॉड! अब इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने इसकी की है। सर तो वो उसने कहा कि द मोटिवेशनल फोर्स बिहाइंड मी इज द लव ऑफ माय किड्स, अदरवाइज ऑब्वियसली आई एम ओवरवर्क्ड। ट्रू तो वो सर, बिल्कुल सर। एक फ़लसफ़े को लेके ही चल रहा है। ये वैसे भी मैं समझता हूँ कि इंसान अगर हैवानी सतह से थोड़ा-सा बुलंद होगा खाने-पीने और अफ़ज़ाइश नस्ल से, तो कोई फ़लसफ़ा हयात, कोई नज़रिया, कोई ज़िंदगी गुज़ारने का ढंग तो उसे चाहिए। चाहे पढ़ा-लिखा हो, चाहे और वो जितना पढ़ा-लिखा होगा, उसका वो फ़िक्र उतना ही मज़बूत होगा भी और कई दफ़ा वो उसको बयान भी करेगा। बिल्कुल सही सर। अच्छा सर पाकिस्तानी फ़लसफ़े के ऊपर तो आपने बात कर ली, अब हम बात करते हैं मशरिकी और मग़रिबी फ़लसफ़े के ऊपर। हमेशा से एक बहस जब जो भी फ़िलॉसफ़ी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उसमें होती है, ज़ाहिर है हमारे यहाँ लोग वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ईस्टर्न फ़िलॉसफ़ी को डिस्कवर करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महदूद है, आई डोंट नो क्यों? लेकिन सर इसके ऊपर आप थोड़ा-सा वज़ाहत कीजिए कि क्यों वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी आजकल के दौर में इतनी ज़्यादा डोमिनेंट है और ईस्टर्न फ़िलॉसफ़ी जो है वो एक शैडो में चली गई है?
हाँ, इसकी वजह बड़ा अच्छा सवाल है। इसकी वजह सियासी है और पॉलिटिकल साइंस के और इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स को तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी पता होना चाहिए। मगर हम थोड़ी सी मुख्तसर और टेक्निकल बात कर लेते हैं। ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी है रिजवान साहब, इसको टेक्निकली अगर हम कहें ना कि ग्रीको रोमन ट्रेडिशनल फिलॉसफी तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही सर। उसमें बहुत सारी चीज़ें ग्रीक्स की हैं और फिर अमली इंतज़ामी सियासी मामलात में वो बड़े तेज थे, रूमी थे फ़लसफ़े में नासई रोमन और सब। सर। ये 2500 साल पुरानी रिवायत है और इंडियन फिलॉसफी, हमारा फ़लसफ़ा हिंदू फ़लसफ़े से यानी हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन ये 5000 साल पुराना है, उससे बिल्कुल ठीक दुगनी उम्र का है, सर। उससे दुगनी उम्र का है। और फिर ये भी ऑन रिकॉर्ड बात है कि ये जो गंधारा तहजीब है, ये महात्मा बुद्ध से इसको ज़ाहिर है आगाज़ करते हैं। वैसे तारीख में बुद्ध कई हुए हैं, ये हम्म, बताना चाहिए। तो ये भी इसकी भी उम्र 2500 साल ही बनती है। अच्छा, अब कैसे हो सकता है कि ग्रीक फिलॉसफी ने कोई चीज़ इंडिया से, एंशिएंट इंडिया से, कोई चीज़ इजिप्ट से, कोई चीज़ चाइना से जो दूसरी कदीम तरीन तहजीबें हैं उससे ना लिया हो। होता ये है कि जब आप कॉलोनी बन जाते हैं, कॉलोनाइज्ड हो जाते हैं, आपके सर पे कोई आपसे बाज़ हवालों से, हर हवाले से नहीं, बाज़ हवालों से एक बरतर तहजीब काबिज़ हो जाती है, तो फिर उनका फिर वही हालत होता है कि अपना हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी। ये एहसास कमतरी है, ये एहसास कमतरी है। और मुझे एक रेफरेंस याद आ गया एक बहुत बड़े आदमी का, अबुल कलाम आज़ाद को आप जानते हैं, कौन नहीं जानता उनको। बिल्कुल सही। अब अबुल कलाम आज़ाद फ़लसफ़ी नहीं थे बाकायदा, मगर गज़ब के ज़हीन आदमी थे। उन्होंने अपने 1-2 आर्टिकल्स में इसकी तरफ इशारा किया हुआ है, वो हमने हम्म, फिर तवज्जो नहीं की। तो उन्होंने कहा कि ये यूनान से आप फ़लसफ़ा आगाज़ करते हैं, तो अपने रूट्स को भी तो देखो कि वो कहाँ से चली है। वो बिल्कुल ठीक। इस तरफ करते थे मुतवज्जो, और बहुत ही गैर मामूली ज़हीन आदमी थे। खुद वो ज़ाहिर है उनके पास शायद इतना टाइम नहीं था, ये उनका डायरेक्ट फील्ड नहीं था, मगर इस तरह के इशारे उन्होंने किए। और जहाँ तक मुस्लिम फ़लसफ़े का ताल्लुक है, तो मुस्लिम फ़लसफ़े और इस्लामिक फ़लसफ़े में कन्फ्यूजन करके हमने लोगों का बहुत टाइम ज़ाया कर दिया। मुस्लिम फ़लसफ़ा तो हर वो आदमी कि जो बाय बर्थ मुस्लिम है और वो क्यों कहता है। इस्लामिक फ़लसफ़ा वो होगा जो कुरान और सुन्नत से अख़ज़ किया जाए। सर बिल्कुल तो ठीक। ये नहीं कि इधर-उधर की रिवायतें, तारीखें, वो कोई बात नहीं, वो कोई चीज़ नहीं। सर आपने इसको बड़ा खूबसूरती से मज़हब के साथ जोड़ा है फ़लसफ़े को। तो इसके साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरे दिमाग में आता है, बल्कि अक्सर मैंने देखा भी है कि फ़लसफ़े से लोगों को डर लगता है और वो डर भी उनका किसी हद तक बजा है। उनको ऐसे लगता है कि फ़लसफ़ा इंसान को इल्हाद की तरफ ले जाता है। अगर इल्हाद को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो एथिइज़्म, यानी खुदा के वजूद का इनकारी हो जाना। तो सर इस बात में कितनी सदाकत है? ज़ाहिर है पाकिस्तान में लोग फ़लसफ़े को प्रैक्टिस करते हैं और साथ में अपने मज़हब को भी लेकर चलते हैं। देखिए ज़रा आपसे पहली दफ़ा बात हो रही है। मुझ गुनाहगार को ना कुछ आमद भी होती है। सर, तो सर। वो आमद सिर्फ़ वो लिटरेचर उसमें नहीं, वो गुफ्तगू में भी। अब आपकी आपने जो पूछा तो अचानक मुझे और वो ही ज़्यादा ठीक बात होती है जो अचानक सूझे। हम इसको क्रिएटिविटी में आमद और इल्हाम कहते हैं। दाहरिया तो रिज़वान साहब ज़्यादातर वो लड़के-लड़कियाँ होते हैं और ख़ास तौर पर मेल चाइल्ड के जिनके ऊपर एक सख्त गिर बाप होता है और वो उनके बहुत से डिस्प्लेस्ड एंगर होते हैं। अब्बा जी के सामने उनकी कोई चलती नहीं और बहुत सारा दबा हुआ गुस्सा होता है। साइकोलॉजिकली वो जब बाप से बगावत करते हैं तो मज़हब से भी कर देते हैं। ये एक यानी साइ ये एक साइकोलॉजिकल मसला है। या अगर मिसाल के तौर पर कोई माँ भी बहुत सख्त गिर है और बच्चों को लगता है कि इन्होंने हम पे ज़्यादा सख्ती की है, तो वो ये भी सोचते हैं कि जब हमारे बच्चे होंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। और अगर वो इंतहाई सख्त गिर माँ
कोई 5 वक्त की नमाजी भी होगी तो वो नमाज भी छोड़ देगा। यानी सर नफ्सियात नफ्सियात लॉजिक से नहीं चलती, नफ्सियात एक महरूमियों से, एक ज़हनी आदत से और एक दबे हुए गुस्से से चलती है। यानी इसके सर लिए कितना अच्छा लफ्ज़ है, अभी मुँह से निकला, डिस्प्लेस्ड एंगर। हम्म तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये फ़लसफ़े को तो ऐसे ही बदनाम किया है, बहुत सारे दाहरिया हो गए अपने सख्तगीर बाप की वजह से, एक डिस्टॉर्टेड फादर इमेज की वजह से, बहुत सारे दहरिया हो गए कि वो जो हमारे बड़े नमाज़ां तो बड़ियां पढ़ते थे, उन्होंने अंदाज़ा कुछ नहीं सी, तो इसका मतलब है कि नमाज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। बहुत सारे दहरिया हो गए एक बहुत ज़्यादा आज़ादी की ख्वाहिश में। तो देर आर न्यूमरस रीजंस, और ये वो पॉडकास्ट आप मेरा देख चुके हैं, अब वो कोई बात नहीं, हम रिपीट करते हैं। फ़लसफ़े के बारे में तो ये बात फैक्चुअली गलत है, वो हम्म आपने वो ज़ाहिर है वो यहाँ भी दोहरा देता हूँ। सर ये सारे फ़लसफ़े मुझे आप बात कर लें या किसी को भी ले आएँ कि क्या ये मानने वाले थे या नहीं मानने वाले थे। सोक्रेटिस को बाद लोग नबी तक कहते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड बात है जी। हम्म एक पूरी किताब लिखी हुई है एक साहब ने, मंसूरुल हमीद उनका नाम है, और वो साबित करते हैं कि वो फलसफी नहीं नबी था। यहाँ तक वो मामला। अच्छा, हम्म सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, डिकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनीज, हेगल, किरकेगार्ड, और वो जो बिशप था बार्कले। हम्म तो ये कौन दहरिया? कोई भी नहीं। मगर वही बात जो मैंने उस पॉडकास्ट में भी कही, वो ज़रूरी है, मेरे मुंह से हत्तुल इम्कान कोई कच्ची फीकी और गैर जिम्मेदार बात ना निकले। मानते खुदा को अपने ढंग से, ये नहीं कि अब उसके बाद है कि आप इन फलसफियों को मुतमईन करने के लिए आप महल्ले से कोई मौलवी उठा लाए, नहीं। फिर उनके साथ अब बात होगी मजबूत लोगों की। बिल्कुल ठीक है गांधी साहब की बात हो सकती है। हाँ, वो इस वक्त देखे ना, वो खुद फलसफा पढ़े हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज के दिनों में। या हम्म एक हमारे बहुत बड़े स्कॉलर थे, मैंने उनकी तफसीर देखी है, अमीन हसन इस्लाही साहब की तदब्बुर कुरान। हम्म तो वो आप ऐसे उनको लाइटली नहीं ले सकते। इंडिया से एक साहब है, बहुत लंबी उम्र पा के फौत हुए, मौलाना वहीदुद्दीन खान। बिल्कुल बिल्कुल तो वो तो माशाल्लाह साइंस को बड़ा समझते थे, सोशलिज्म कितना जानते थे। तो ये दायरिया इंसान मल्टीपल वजूहात के बायस हो सकता है, वो सारा ही मलबा फलसफे पर डालना बिल्कुल गलत है। लेकिन सर ये चीज तो देखने में आती है ना कि बेशक आपकी बात किसी हद तक मैंने भी नोटिस किया है ये अपनी जिंदगी के अंदर कि ज्यादातर बागी या वो लोग ही होते हैं जिनको शुरू से एक प्रेशर कुकर के अंदर बंद किया जाता है। लेकिन सर फलसफा उसको एक जस्टिफिकेशन देता है इस साइड पे जाने के लिए, जबकि वो नौजवान लड़का या लड़की बाद में मुआशरे में बड़ा मिसफिट हो जाता है। यानी वो सोचता अलग तरीके से है, वो पढ़ता अलग तरीके से है, वो उठता बैठता, और यही तमाम चीजें जो हैं उसको डिप्रेशन और इन चीजों की तरफ ले जाती हैं। तो सर क्या कोई एक फॉर्मूला आपके पास है कि यार फिलॉसफी को अगर आपने पढ़ना है तो आया किसी उस्ताद की मदद से पढ़ना है या कोई बेसिक्स पहले पढ़नी है? जाहिर है इतना हैवी डोज जो आप जिन फिलोसोफर्स का नाम ले रहे हैं वो अगर इंसान पढ़ेगा तो वो खुद में ही कंफ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल, आपका सवाल भी अच्छा है, आपके सवाल के अंदर ही उसका जवाब भी है। और आपको ये सुन के नहायत खुशी होगी कि कार्ल पॉपर इसका तफसीली जवाब दे चुका है। हम्म अब देखते हैं कैसे। असल में फ़लसफ़ा पढ़ना और उसको हज़म ना कर पाना और थोड़ी ही देर में हर हकीकत का इनकार कर देना, ये है, होता तो है। और किसी निहिलिज़्म का शिकार हो जाना, मुआशरे में मिसफ़िट हो जाना। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये फ़लसफ़े की वजह से है? नहीं, ये इस वजह से है कि एक अजीम सब्जेक्ट को छोटे-छोटे अज़हान ने हज़म नहीं किया, कबूल नहीं किया। हम्म हम्म क्योंकि जैसे अर्ज़ किया ना मैंने कि अ, अब दूर क्यों जाते हैं? आइंस्टाइन का सारा काम, जो थ्योरेटिकल फिज़िक्स का इतना बड़ा आदमी है 20th सेंचुरी में, ये किसको मालूम नहीं है? वो फिज़िक्स
फिलॉसफी और मैथमेटिक्स के गिर्द घूमता है। हम्म। हम्म। तो कोई भी साउंड आदमी, बड़ा आदमी, चाहे साइंटिस्ट हो, वो बात हो गई, सोशल साइंस साइंटिस्ट हो या आर्टिस्ट हो, वो इसके बगैर तो नहीं चल सकता। हाँ ये है कि और वो अब पॉपर हेल्प करेगा ना, जो मैंने कहा। वो पॉपर कहता है कि फलसफी आमतौर पर इस तरह की बात करते हैं कि जैसे कोई फलसफा उन्होंने उन्हीं से कोई शुरू होता है, नहीं, पीछे एक रवायत होती है। एक उसका मुझे एग्जैक्ट फिक्रा भी याद आ गया। उसने कहा कि most of the time, not all the times, most of the time the new knowledge is nothing but the modification or the remodification of previous learning. तो अगर आप जो जो काम कर रहे हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जो भी है, अगर आप उसकी रवायत में रहें, इस गलतफहमी में ना रहें कि आपको दुनिया के पहले फलसफी या फिजिसिस्ट है, और अच्छा इसी तरह मुआशरे की कुछ मजहबी रवायत में होंगी, बिल्कुल होंगी ना, आप खला में तो पैदा नहीं हुए, और माशरे की कुछ तहजीबी और अखलाकी रवायत भी होंगी। पॉपर कहता है कि उसका इनकार ना करें, सिर्फ उसको क्रिटिकली एवेल्युएट करें। अब आप बताइए कितनी प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल ठीक सर। तो ये करने की जरूरत है। फलसफे में कमी नहीं है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि मेरा एप्टीट्यूड ड्राइविंग का ना हो और शौक मुझे बहुत हो, तो बड़ा सा ट्रक लेके तो सड़क पे निकल जाऊं, 3-4 लोगों को फड़का दूं, तो खुद भी अस्पताल पहुंच जाऊं। तो आप मुझे बताइए कि ये अपना ट्रक का कसूर हुआ, ड्राइविंग का हुआ, या आपका हुआ? ये सर जाहिर है आप ही का कसूर है। और आपने, आपका जवाब मौजूद था आपके सवाल में कि फिक्र फलसफे जैसा जो सब्जेक्ट है, वो किसी जिम्मेदार उस्ताद के बगैर नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना सर नहीं आप चाहिए। सर बिल्कुल सही। सर आपने बात की इसी जवाब के दौरान कार्ल पॉपर की, तो सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, जब मैं आपके आर्टिकल्स देख रहा था तो उसमें एक आर्टिकल मुझे मिला, कार्ल पॉपर्स कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड 3। तो सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको काइंडली थोड़ा हाँ सा इलेबोरेट जी कीजिए। जी जी, मैं बता देता हूँ। ये शायद बहुत सारे नौजवानों के लिए इंटरेस्टिंग हो। कार्ल पॉपर कहता है कि ये एक दुनिया एक दुनिया नहीं है इन फ्रंट ऑफ अस। देखिए अपना प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो ने कहा था एक दुनिया नहीं है, दो दुनियाएं हैं। एक उसने कहा था कि वर्ल्ड ऑफ मैटर, और दूसरा वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। तो और अंतर क्या करता था? उसने कहा जो वर्ल्ड ऑफ मैटर है ये स्पेशल है, टेम्पोरल है, डिकेइंग है, ग्रोइंग है, और वर्ल्ड ऑफ आइडियाज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है और परफेक्ट है। ये करता है ना वो, ये प्लेटो को तो हम बहरहाल सारे ही पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए। ये कहता है कि 3 दुनियाएं हैं, 2 नहीं है। ये आप जरा समझे। द वर्ल्ड 1 2 3 वाला वर्ल्ड 3 का कोई ताल्लुक थर्ड वर्ल्ड से नहीं। वर्ल्ड 1 अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर इज द वर्ल्ड ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। वर्ल्ड 2 इज द वर्ल्ड ऑफ कंसेप्शन एंड परसेप्शन एंड मेंटल स्टेट्स। मेरी परसेप्शन, मेरी कंसेप्शन, अभी मेरी आपसे बात ही ना हो पाती खुदा न खास्ता अगर हम सेंस ऑफ हियरिंग और सेंस ऑफ साइट से महरूम होते। तो ये वर्ल्ड 3 वो कहता है कि ये तमाम इंसानियत की मुश्तरका मीरास है, उसकी जो क्रिएटिविटी है। मुख्तसर करके आसान, वो मुझे टीचिंग प्रोफेशन में बहुत हेल्प करता है बातचीत करने में, तो मैं चाहता हूँ कि टाइम बचाया जाए। देखिए, वर्ल्ड 1 ये है कि इस वक्त जो मेरे और आपके सामने ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ये एक लैंप है और ज़ाहिर मादी चीज़ें अभी मैं। वर्ल्ड 2 है मेरी परसेप्शन और कॉन्सेप्शन, जिससे मेरी आपसे बात हो रही है। परसेप्शन से मैं आपको देख रहा हूं, कंसेप्शन से हम एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड 3 क्या है? जिसमें हैमलेट और मैकबेथ एग्जिस्ट करता है। ये नहीं इमेजिनरी दुनिया। इमेजिनेशन इज नॉट द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ रियलिटी, इट्स द एक्सटेंशन ऑफ इट। बिल्कुल सही। इस पे भी एक बात सुन लीजिए, मैं अपने ही मजबूर हूं अपने ही मजमून में से उधार लेके बताता हूँ। मेरी 5 किताबें हैं, बाद में जिक्र। मेरे एक शागिर्द ने मुझसे कहा कि
मैंने उसको शेक्सपियर की तरफ लगाया ना चस्का दर, तो मुझे कहने लगा कि सर ये शेक्सपियर के किरदार, ये हैमलेट है, मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ है, मैकडफ है, लियर है, ये कभी मरेंगे? तो हम्म मैंने कहा नहीं, हम्म नहीं कभी नहीं। तो कहता क्यों? मैं कहा ये कभी पैदा क्यों नहीं हुए थे? बिल्कुल ये ठीक। गालिब ने भी उस शेर में वही कहा है, गौर करें, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोयो डुबोया मुझको होने ने ना होता, मैं तो क्या। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? दोनों का तो मतलब सही। वर्ल्ड, हाँ, तो वर्ल्ड थ्री का मतलब ये है कि साइंस की वर्ल्ड थ्री में फलसफे की थेरीज हैं, साइंस की थेरीज हैं, इंजीनियरिंग के शाहकार हैं, और ग्रेट लिटरेचर, पोइट्री और ड्रामे वगैरह है। वो कहता है कि इनको भी एक दुनिया समझें, क्योंकि इसका फीडबैक फीडबैक इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है परसेप्शन कॉन्सेप्शन पर भी, और वहां से हमारी मादी दुनिया को देखने के ढंग का भी। जबरदस्त। इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात है। अभी सरेदस्त इतनी ही बताई जा सकती है। सर बिल्कुल वक्त की जो है वो किल्लत है, वरना तो इस अच्छा, मजमून की तरफ। मैं वक्त की वजह से भी नहीं कर रहा, मैं सर। चाह रहा हूँ कि अ, आसान रहे और ड्रैग ना हो, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा, हम्म इतनी बोर गुफ्तगू है और इतनी बोर प्रोफेसरों के टीचर्स के लेक्चर लिए हैं, तो मैं हम्म। कोशिश करता हूँ कि मैं उस तरह ना करूँ। सर बिल्कुल, क्योंकि ये जो वीडियो है जाहिर है आम ऑडियंस तक, आम पाकिस्तानियों तक जाएगी, तो हाँ, तो जब ड्रैग होती है चीज तो वो जाहिर बोर है। हो जाती सर बिल्कुल। सर इसके साथ आपका एक और आर्टिकल जो आपने लिखा, उस पे भी मुझे खासा ताज्जुब हुआ। सर मुझे ये बताइए कि फलसफियों को मैथमेटिक्स से क्या रगबत होती है और मिस्टिसिज्म से क्या रगबत होती है? आपका एक आर्टिकल है, मैथमेटिक्स एंड मिस्टिसिज्म, है। आपने डॉक्टर रिफत इकबाल के साथ मिलकर ये लिखा है। सर इस हम्म। हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिए कि फलसफे का ताल्लुक आया मिस्टिसिज्म और मैथमेटिक्स के साथ किस तरह ड्रॉ किया जाता है? हाँ, सबसे पहले तो ये रिजवान साहब कि इस पे आपको बिल्कुल हैरत नहीं होनी चाहिए थी। अब हैरत ना होने की भी लॉजिक मैं दूंगा आपको, ठीक है? वो इसलिए कि 2500 साल पहले एक बहुत गैर मामूली आदमी और उसकी जमात सामने आई, पाइथागोरियंस हम उसको कहते हैं, हम्म। उर्दू में फीसागोरस आज तक चलता है, फीसागोरस का ये मसला तो ये मतलब। थ्योरम सर उसके पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पाइथागोरियंस सोसाइटी का नाम पाइथागोरियन सोसाइटी थी, कम से कम अंग्रेज़ी में, मुझे यूनानी ज़बान नहीं आती, और बुनियादी आदमी का नाम पाइथागोरस था, तो हम्म बाकी उसके मानने वाले। तो वो सारे के सारे मिस्टिक टाइप ही लोग थे, कहीं से पढ़ ले। हम्म। फिर मैं बताऊंगा कि राब्ता क्या है मिस्टिसिज्म का। मैंने सिर्फ डिस्कवर किया, वो तो मौजूद है दुनिया में। हाँ, सर। लोगों को ख्याल, लोगों का उस तरफ ध्यान नहीं गया। हम्म। जैसे यानी सर मैंने आपने वो चीज पहले। डिस्कवर की। जैसे आपने पहले बताया है कि कोई भी चीज नई नहीं होती, उसको रीडिस्कवर किया जाता है, आपने पहले ये हाँ, कहा सर। जैसे हाँ, पॉपर के हवाले से मैंने कहा कि उसने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम्स, हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम नई नॉलेज जो है पीछे की मॉडिफिकेशन वगैरह होती है। ये बिल्कुल भी ठीक। ठीक है। तो आप प्रिटेंड करते हैं फलसफी भी कि हम कोई बिल्कुल ही कोई नई चीज ला रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। तो वो हम्म ज्यादा प्रैक्टिकल सीधा साधा आदमी है, क्योंकि इस तरह देखे ना तो फिर आदमी उस रवायत से निकल के तो बिल्कुल खला में नहीं चला जाता, जो सारी बात हो रही थी दाहरी आ रही है। अच्छा, अब छोड़ दीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेरे हिसाब से 1914 से 1918 तक हुई है। सर। तो 1914 से 18 के दरमियान हिंदुस्तान में रामानुजा के नाम से साउथ इंडिया के एक बंदा, वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, और ग्रेट मैथमेटिशियन, तो यहाँ से खत लिख लिख के अब तो उस पर बहुत अच्छी फिल्म भी बन गई। तो वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज पहुंच गया। बिल्कुल ठीक। ठीक है। सर। अच्छा, अब उससे जो बहस हो रही है, वो बहुत अच्छी फिल्म है, सबको देखनी चाहिए पढ़े लिखों को, हम्म कि वहां पर वो जो लिटिल वुड थे और दूसरे थे, वो कुछ दहरिया टाइप थे। तो ये कहता था कि अपनी उसकी देवी का नाम था रामागिरी, मैं थोड़ा कोई लफ्ज थोड़ा सा नाम गलत ले रहा हूँ, रामागिरी या क्या भरा, हम्म इससे मिलता जुलता। तो वो कहता है कि ये मुझे उसकी तरफ से इल्हाम होता है,
और फिर मैं नई से नई मुझे मैथ की चीज़ें सूझती हैं। तुम एथीस्ट हो, तो मेरा तो ये हाल है कि अगर मुझे कंफर्म ना हो कि दिस इज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गॉडेस, तो मैं सारा काम ही छड़ दिया। वो देखे फिल्म ध्यान से? सर मैंने उसके कुछ क्लिप्स देखे हैं, पूरी फिल्म नहीं देख सका, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ने पूरी पूरी ने पूरी पूरी फिल्म देखी है। एक तो जॉर्ज नाश बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं और उनको भी नोबेल प्राइज मिला था। उन पे भी फिल्म बन चुकी है, द ब्यूटीफुल माइंड, तो वो सबको देखनी चाहिए। रामानुजा पे जो फिल्म बनी है, इसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो ये मैं समझता हूँ कि वो जितनी थॉर रिसर्च करके वो बनाते हैं, वो हमारी तरह नहीं ना करते, ऐसे उससे सेंटिमेंटल नहीं करते बिला वजह। तो ये देखनी चाहिए। सो मिस्टिसिज्म का मैथ से तो बहुत पुराना ताल्लुक है। जवाद साहब ने चाहा कि इसको थोड़ा मुझे इस पे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी हुई है, इससे हैरत के इजहार के अलावा। तो वो मैंने ये सोचा कि इस पे थोड़ा काम करना चाहिए। जबरदस्त सर। सर पाकिस्तान में आजकल हमें एक मैं अगर यूं कहूं कि मॉरल डीके या एथिक्स के फुकदान हमें नजर आता है। सर एथिक्स को आप किस तरह से देखते हैं? हम तो 10वीं या 12वीं के अंदर एथिक्स का एक मजमून हुआ करता था जो गैर मुस्लिमों के लिए होता था, और हमें ये होता था कि यार इसके अंदर क्या होता है। तो सर एथिक्स पर थोड़ी सी बात कीजिए, और उसके अलावा पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसके ऊपर थोड़ी सी अगर आप बात करें। बिल्कुल। तो रिजवान साहब, ये दो मुख्तलिफ बातें हुई, तो एक एक करके देख लेते हैं। असल में एथिक्स पर बावजूद ज़िंदगी में मैं इतना गौर कर चुका हूँ कि इस वक्त आपके सवाल का कोई थोड़ा बहुत मजबूत जवाब देना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है। सर एथिक्स सिर्फ तीन तरह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है सर। चौथा नहीं मैंने कोई देखा। एक ये है कि आपके रिलीजन से, उसको बिल्कुल। कहते हैं रिलीजियस एथिक्स। दूसरा है आपके कल्चर से, सिविलाइजेशनल या कल्चरल। तो वो जरूरी नहीं होता कि वो आपके वो आसमानी सहीफों में भी वो लिखा हो, मतलब बिल्कुल ठीक। आपके कल्चर या तहजीब। तीसरा फिलोसॉफिकल एथिक्स होती है कि जो किसी, जैसे कांट वगैरह ने, जो किसी बड़े आदमी ने अपने जहन से कुछ बनाई। चौथा इसका कोई और सोर्स नहीं है। इसकी थोड़ी थोड़ी मिसाल ले लेते हैं। रिलीजियस एथिक्स में एक बड़ी बुनियादी बात यह है कि अगर आप मुसलमान हैं या यहूदी हैं, वो भी इस बात को मानते हैं, तो आप ये कहेंगे कि देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट टू, नॉट थ्री, नॉट मैनी। तो ये, और इसको आगे पीछे करना उनके नजदीक सबसे बड़ा अनएथिकल सिन भी है और सबसे बड़ा गुनाह भी है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना जी? ट्रिनिटी में तो तीन हो गए ना, फादर एंड द सन एंड द होली होली गोस्ट। स्पिरिट और सर। हिंदुइज्म में तो बहुत सारे हो गए, बहुत सारे बिल्कुल देवी देव। उसको हम फलसफे में प्लूरलिज्म कहते हैं। प्लूरलिज्म कहते हैं। हाँ, प्लूरलिज्म। और इसको हम मोनोइज्म कहते हैं, जिसमें इस्लाम भी है। सर अच्छा, ये तो रिलीजियस एथिक्स की और उसको लेके चलने की, इसीलिए कहा गया कि सब तो बड़ा गुनाह शिर्क है, वो नहीं बख्शेंगे। तो ये अब कुछ एथिक्स आ जाती है, वो कई दफा बिल्कुल ही बेसुरोपा होती है आपके कल्चर और तहजीब से। मिसाल के तौर पर अंदरून सिंध में और कुछ इलाके जनूबी पंजाब के, उनमें ये ख़ास तौर पे सिंधियों में ये एक अरसे तक चलता रहा, मुझे तो लगता है अब तक चल रहा है। वो कहते हैं कि लड़की अगर भाग जाए या भगा ली जाए, चाहे ज़बरदस्ती को उठा के ले जाए, उसका कसूर ना भी हो, और अगर वो कहीं से बरामद होती है, तो भाई और बाप की गैरत यह है कि कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन मार दे और खुद पुलिस में पेश हो जाए। अब सर। आप मुझे ये बताइए, और इस पे कितनी ही जान से गई बच्चियां। इस पे वो नूरुल हुदा शाह ने पूरा टीवी सीरियल लिखा है। हमें अच्छी चीजें देखनी और सुननी चाहिए। देखें, आसमान तक दीवार, मेरा ख्याल है, सर मुझे मैं सही नाम ले रहा हूँ, मैं नूरुल हुदा शाह जो कराची की, वो असल में सिंधी है, नहीं जंगल, सॉरी,
ये कारोकारी को उन्होंने जंगल उसमें, अच्छा, और वो एक, तो अब आप कुरान उठाइए, कुरान शरीफ, और या मेरा ख्याल है कि हिंदुओं की कोई किताब भी उठा लें या बाइबल, तो उसमें ये कारोकारी कहीं नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है सर। है ही थैंक नहीं, है ही नहीं। तो आपने, अच्छा, तो तीसरी चीज ये है कि जो इंसान जो कल्चर या सिविलाइजेशन से एथिक्स नहीं आती, और ना ही किसी रिलीजियस टेक्स्ट से, आप खुद गौर व फिक्र करके बनाते हैं। जैसे यूटिलिटेरियनिज्म का एक असूल है कि एथिक्स क्या है, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल, हम्म। और बात आगे बढ़ी तो 36 नक्स इसमें निकले, मगर एटलीस्ट एक आदमी ने कोशिश तो की ना, और फिर एक स्कूल बन गया, ठीक है ना, इसको यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। सर। तो कांट ने भी कोशिश की, उसने कहा कि एथिक्स शुड ऑलवेज बी, ये बड़ी काम की बात है, अच्छा ये काम की बात है तो इस्लाम के बहुत ही करीब है, ये कैसी बात अलग है, वो तो मुसलमान नहीं है। वो कहता है कि एथिक्स शुड ऑलवेज बी नॉन कॉन्सिक्वेंशियल, अच्छा बुरा करते हुए उसके नताइज ना देखो, वरना वो एथिक्स नहीं है। हम्म। कॉन्सिक्वेंशियल नहीं कह रहा, नॉन कॉन्सिक्वेंशियल कह रहा है। सर। सो ये है कि मैं अगर समअप करूं, आपने कहा कि एथिक्स के बगैर 2 मिनट मुआशरा नहीं चल सकता। किसी ने सही कहा था कि जुल्म के बावजूद चल जाएगा, बेइंसाफी के साथ नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। मगर और इंसाफ का तस्वुर भी अखलाकियाती का दिया हुआ। तो ये 3 तरह से आती है, एक रिलीजियस जो किसी टेक्स्ट में से आए, रिलीजियस टेक्स्ट में से, दूसरी आपके कल्चर या तहजीब से आ सकती है, अच्छी या बुरी, और अच्छी बातें भी हैं, यानी पठान बिलखसूस और बिलअमूम बाकी जो कल्चर है, वो कहते हैं कि कोई बहुत जुल्म करके भी अगर कोई तुम्हारे घर आ जाओ तो बख्श दो, बिल्कुल। और तुम मिसबिहेव नहीं कर सकते घर आए हुए मेहमान के लिए, बिल्कुल ठीक। जब वो बिल्कुल। आ गया है तो दिल बड़ा करो। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये रिलीजन से भी सीखी, अपने कल्चर से भी सीखी। तो ये बिल्कुल पश्तून कल्चर में है। हाँ, 3 तरह की एथिक्स है, और चौथा कोई सोर्स नहीं है उसका। और इस पे तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत डिस्कशन की ज़रूरत है, उस पर बातचीत करने की ज़रूरत है। आप खुद पढ़ें, डिस्कशन करें, इस तरह के एक नहीं हज़ारों पॉडकास्ट करें, अपने स्टूडेंट्स को पैसिव लिसनर ना बनाएं, उनको बोलने दें, उनसे डायलॉग करें। कैसे मुआशरा डेवलप नहीं होगा? हमारा तो पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल, मैं क्या कहूँ, बेकार है, और हमारा फलसफा वो कोर्स रटाने तक महदूद है। आम ज़हीन आदमी को भी लेके हमने चलना था साथ। तो कोई फलसफे की अच्छी बाकायदा रवायत पाकिस्तान में नहीं बन सकती। यानी अच्छा, सर यूं जी कहा जी जा सकता है कि जो आपने एथिक्स के 3 पिलर्स गिनवाए हैं कि जहां से एथिक्स डिराइव होते हैं, तो क्या ये तीनों एट द सेम टाइम एक सोसाइटी के अंदर मौजूद होते हैं? बिल्कुल मौजूद होते हैं, बिल्कुल मौजूद होते हैं, और साथ साथ ही चलते हैं। सिर्फ ये है कि आमतौर पर एक पिलर को थाम के चलने वाला दूसरे का बगैर तहकीक की इनकार कर देता है। इसकी अब मुझे जरा शरारती सी, जरा दिल थाम कर, ये जरा मुझे बड़ी प्रैक्टिकल मगर शरारती सी मिसाल याद आ गई कि एक अब्बा जीज है, वो तो हमारे थोड़े, वो तो किसी के होंगे, बस वो बड़े घर में एक अब्बा जी हैं, 50 साल उनकी उम्र है। जब भी आते हैं तो घर में रिश्वत का वो ना, रिश्वत के पैसे ले आते हैं। अच्छा, अब अम्मी जी डरती हैं, बच्चे वैसे ही करप्ट है कि चलो आन दो पैसे। तो अब वो उसके दादाजी और ताया जिंदा हैं, और वो परेशान है कि वो इस्लाम में आया है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी। तो अब्बा जी मानदा नहीं पिया। तो अपने डिफेंस में अब्बा जी जब ज्यादा रोका है, बाकियों को तो हिम्मत नहीं हुई, ताया जी ने या दादाजी ने, तो उसने पता क्या कहा है, उन्होंने क्या कि तियां नहीं ब्यानियां। हाँ, इसको कहते हैं सेल्फ डिसेप्शन। और जवाद साहब का एक जाती फलसफा है कि इंसान को अपने आप
इंसान में अपने आप को धोखा देने की लामहदूद सलाहियत है। सलाहियत मौजूद है। जी, अपने आप को धोखा दिए बगैर रेप कर सकते हैं, अपने आप को धोखा दिए बगैर मर्डर कर सकते हैं, अपने आप को धोखा दिए बगैर इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। सो माशरे में रिलीजियस एथिक्स मौजूद होती है, हमने अपने मकसद के लिए उसका हुलिया बिगाड़ना होता है। माशरे में गंदी रिवायात तहजीबी मौजूद होती हैं और कुछ अच्छी भी मौजूद होती हैं, और कुछ ज़ाती तौर पर अपना इस तरह का फलसफा बयान। अब कोई पूछे कि तियां साड़ियां रिश्वत है, पैसे न लियानियां ने, और फिर होता क्या है कि फिर वो ब्याह के वो बसी नहीं, तो वो अम्मी जी मैदान में आ गई कि मैं क्या नहीं सुना अपना हाजी साहब ए ना करया करो। हाजी साहब तो आज भी वो हम एक दफा फिल्म में, अब मैं जरा मुझे उस तरफ ना लेके जाए, सर मगर सर वो जरूरी बातें इसमें फलसफे को, मेरा फलसफा आसमान पे चढ़ा हुआ नहीं। सर एक दफा मैं वो एक दोस्त के साथ फिल्म देखने गया बहुत पहले, तो सबसे पहले आया कि इल्हाज, यानी जिसमें एक से ज्यादा हज की हो, इल्हाज फलाने फलाने पेश करते हैं, भाभी दियां चूड़ियां, और उसके बाद फिल्म में इतनी गंदगी और इतनी फाशी का दिन। अभी इंसान अपने आपको धोखा नहीं देता। सो बिल्कुल सर, ये कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है। कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है। कॉन्ट्रडिक्शन मैथ में चाहे ना हो, इंसान में तो बथेरी होती। बहुत ज्यादा सर। और तीन तरह की चीजें हैं, रिलीजियस एथिक्स उधर ही होती है, तहजीबी भी उधर होती है, और एक मैंने और आपने अपने किसी उसके लिए चक्कर करना होता है, मगर उसकी बहुत आला शक्ल फलसफियाना एथिक्स है। उनकी इंटेंशन जाती नहीं लगती। मतलब अगर किसी ने कहा कि मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल, तो वो असल में एक बड़े लेवल पे एक थ्योराइज कर रहा था। अगर किसी ने कहा, कांट तो खैर बहुत ही बावकार आदमी था, या अगर कांट ने कहा कि एथिक्स शुड ऑलवेज बी नॉन कॉन्सिक्वेंशियल, इसको हम टेक्निकली, मैं जानबूझ के टर्म में नहीं बोल रहा, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहते हैं फलसफे की जुबान में। तो वो एक बरतर सतह पे थ्योराइज कर रहा था, मगर थोड़ी थोड़ी ये छेड़खानी जिंदगी के अच्छे बुरे फलसफे से हर इंसान करता है, इसके बगैर कोई आदमी चल ही नहीं सकता। बहुत खूब सर। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को कंक्लूड करें, मगर मेरा ख्याल है दूसरा सवाल आप खुद ही भूल गए, दूसरा आपने कहा था, सर, अभी कल का मुझे नहीं पता, अभी मेरी याददाश्त बिल्कुल। सर वो मैं दूसरा आपने पूछने कहा वाला था क्रिटिकल। हाँ, पूछिए पूछिए। सर, एक मैंने आपका आर्टिकल और मेरी नज़रों के सामने से गुजरा था, जिसको आपने नाम दिया है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इन पॉलिटिकल फिलोसफी विद रेफरेंस टू टू नेशंस थ्योरी। सर मैं चाहूंगा हाँ कि जी, वो जो पहले वाला सवाल था, यानी पॉलिटिकल फिलोसफी जो पाकिस्तान की है, फिलोसफी। उसको अगर आप इसी अपने आर्टिकल के साथ, जिसमें आपने अल्लामा इकबाल के पोते का भी जिक्र किया है, तो इन दोनों को अगर आप एक साथ अल्लामा ही इकबाल एड्रेस के, करें। अल्लामा इकबाल के बेटे, सॉरी, बेटे का। अल्लामा इकबाल के बेटे का। हाँ, मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। इस आर्टिकल को लिखने की जो वजह तस्मिया है, वो बताने से बहुत सारी बातें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। पाकिस्तान के एक मशहूर हिस्टोरियन है, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है वो, के अजीज सर, उन आपने के अजीज, के, हाँ मैं उसमें से, ये बिल्कुल। तो के अजीज और उनकी जो किताब है इस पे क्या में पाकिस्तान, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, मेकिंग द ऑफ। मेकिंग। अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ तो फिर करता हूँ इस तरह। अच्छा, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय के अजीज। तो उसमें अगर आप उसको पढ़ें, तो शुरू में ही उन्होंने कहा, इसलिए ज़ाहिर उनका उनकी बात अपने नाम से तो नहीं कहनी थी, वो सारे रेफरेंस मैंने दिए। तो उन्हें कहा कि ये जो नेशन या नेशनैलिटी का ये तस्वुर है ना, ये कभी भी किसी फिक्स्ड मानी में हिस्ट्री में रहा ही नहीं। ठीक है। तो बात सही है। बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि वो थोड़ा सा मुझे पहले भी पता था, मगर मैंने कहा अच्छा इनके, वो कहने लगे कि जब कैम्ब्रिज डेवलप हुआ और ऑक्सफोर्ड डेवलप हुआ कदीम यूरोप में, तो जो कैम्ब्रिज के पढ़ने वाले भी एक अलग नेशन कहलाते थे, ऑक्सफोर्ड के भी। ये जी जी, ये असल में अपने आप को अलहदा डिफाइन करने के लिए एक चीज है। फिर के जी साहब ने यहाँ तक कहा कि अगर
किसी जगह एक ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होते हैं और किसी एक चीज़ पे वो अपने आप को मुत्तहिद कर लेते हैं, तो वो एक नेशन है। तो मैंने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है कि इसका मतलब है कि नेशन का जो तस्वुर है, जो जामद नहीं रहा, फिक्स्ड नहीं रहा, जो ग्रोइंग है, डेवलपिंग है, तो उसमें मेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि मैंने कहा फिर आप इसको मीनिंगलेस तो ना कहें, आर्बिट्रेरी कहें। बिल्कुल सही। आर्बिट्रेरी का मतलब मीनिंगलेस नहीं होता कि मुझे इस तरह नज़र आया, मुझे उस तरह नज़र आया। और जावेद इकबाल जो अल्लामा इकबाल के साहबजादे थे, बड़ी अच्छी लंबी ज़िंदगी गुजार के वो फौत हुए हैं, हमारे अच्छे जानने वाले थे। उन्होंने तो कई जगह कहा, ये किताबों में भी और टीवी पे भी, कि जिस तरह की टू नेशन थ्योरी पार्टीशन से पहले बनाई गई है, ये भी एक इज्तिहाद ही है। उन्होंने किसी लगी लिपटी के बगैर ये बताया। तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये एक, और वही मैंने किया कि एक मीनिंगफुल डिस्कोर्स हो सकता है कि भाई नेशन, नेशनैलिटी और नेशनैलिटी और इस तरह इसके तस्वुरात क्या हैं, ये वक्त के साथ साथ बदलते कैसे रहे हैं। पाकिस्तान का एक बहुत गैर मामूली हिस्टोरियन इसके मुतल्लिक क्या कह रहा है, और टू नेशन थ्योरी क्या थी, और जो उनके बहुत बनाने वाले थे उनके साहबजादे इस पे क्या कह रहे हैं। तो इस हवाले से वो एक इंटरेस्टिंग सी, अपने तौर पे एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन की कोशिश की है मैंने। जबरदस्त सर। तो सर पाकिस्तान की पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर थोड़ी सी बात कीजिए अगर। हाँ, यानी जो मौजूदा दौर के अंदर आया, ये उसी टू नेशन थ्योरी जिसके ऊपर पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, बना था, तो आया ये उसके साथ मिलती है कहीं पे, या जो बेसिकली कायद का या इकबाल का एक विजन था, तो क्या उसके करीब है आज का पाकिस्तान? देखिए, ये आपके एक ही सवाल में वैसे 2, 3, 4 सवाल आता है। अगर एक-एक करके देखें, पहली बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की कोई वाज़ेह पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी है ही नहीं। अच्छा, हमने पॉलिटिक्स को समझ लिया है बयानबाज़ी, यानी हमारी पॉलिटिक्स बयान दागने तक महदूद है। मुझे याद आ रहा है, एक बहुत सीनियर सहाफ़ी थे, ज़ेड सलहरी शायद उनका नाम था, वो भी ये बात कहते होते थे कि सियासत की है सिर्फ बयान ही देंदे ने, बयान ही देंदे ने। अच्छा, अब रिजवान साहब देखते हैं कि बयान दागने की स्पेस बढ़ गई है, हम भी कुछ बयान दे रहे हैं, सोशल मीडिया भी है, इंटरनेट भी है। पहले वो महदूद था ज़रा कि अखबारात थे और टीवी था। अब ढेर सारे टीवी चैनल्स हैं और सोशल मीडिया है। और दूसरा, हमने एजिटेशन को भी यानी हम मानी समझ लिया है पॉलिटिक्स के। ना तो सारी की सारी पॉलिटिक्स एजिटेशन होती है, ना ही सारी की सारी पॉलिटिक्स सिर्फ बयान दे देने का नाम है। पॉलिटिक्स एक इंतहाई पढ़े लिखे माहौल में कुछ बात समझना, कुछ समझाना, कुछ देना, कुछ लेना, कुछ जायज़ कंप्रोमाइज़ करना, कुछ उसी की रोशनी में एक वाज़ेह ख़ारजा पॉलिसी बनाना, इस पे काम करने की अभी ज़रूरत है। यानी या तो एजिटेशन को हम सियासत समझते हैं या बयान देते रहते हैं, और सनसनीखेज़ बयान बिल्कुल बेसरो पाकिस्तान। बहुत खूब सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज। और दोस्तों, आपने डॉक्टर जवाद की गुफ्तगू सुनी, जो कि बहुत ही मेरा ख्याल है मानी खेज थी। और मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर जवाद हमें दोबारा भी टाइम दें, क्योंकि डॉक्टर साहब का एक जो फिलोसॉफिकल पहलू है वो बिल्कुल स्किप हो गया है इस प्रोग्राम में, जो फिलोसफी ऑफ आर्ट के ऊपर इनका काम है या इनका इंटरेस्ट जी, है। तो मैं ये जी, चाहूँगा कि जब भी डॉक्टर साहब को वक़्त हो या हम खुद ही लाहौर जाएँगे, तो डॉक्टर साहब से मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह और ज़रूर, उनके ज़रूर। साथ गुफ्तगू करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।